स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर है। आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग में बात करने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्लानिंग। हमने लास्ट टाइम डेमोक्रेटिक प्लानिंग को डिस्कस किया था, अब हम उसकी बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो डिसीजन, इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो यही है कि आपके बहुत सारे जो मेंबरान होते हैं, जो आपके इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, वो तमाम इस प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग जब की जाती है तो इनको इसका हिस्सा बनाया जाता है। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि इनके अंदर एम्पावरमेंट का आंसर देखा जाता है। एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो कंडीशंस हैं उनके अंदर आपको पावर दी जाती है, आपको इन्हेंस किया जाता है आपके काम को, आपकी क्राइटेरिया को। यानी आपको ये हक हासिल होता है कि आप किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को इनकार कर सकते हैं और जो चाहें अपनी मर्ज़ी से अपनी डिमांड के तहत आप उसको उस प्लानिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे पहला बेनिफिट होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं। अब इस प्लानिंग का जो दूसरा मसला होता है वो ये होता है कि सोशल इनइक्वलिबिलिटी, यानी जो आपकी इक्वलिटी होती है, सोशल इनइक्वलिटी होती है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, सोशल इनइक्वलिटी का मतलब ये होता है कि आपके माशरे में जो बुराइयाँ या जो चीज़ें चल रही हैं, इससे ये बड़ा मज़े की बात है कि आपका ये तज़ाद ख़त्म हो जाता है कि अमीर और गरीब सब जो है वो अपने अपने लेवल पर रहेंगे। वो क्या करते हैं, वो सब मिलकर एक जगह प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उसमें वर्कर्स, आपका तमाम जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं इस प्लानिंग के अंदर। तो वो ऑलमोस्ट क्या करते हैं, वो उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहरहाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसलिए क्योंकि देखें, जब हम डेमोक्रेटिक प्लानिंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये सोशल इनइक्वलिबिलिटी को ख़त्म कर देता है, यानी रिच और पुअर का कोई डिफरेंस नहीं रहता, सब इकट्ठे होकर प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम दूसरी बात कर लेते हैं तो ये फोकस करता है पब्लिक गुड्स के ऊपर, यानी पब्लिक गुड्स को देखा जाता है जिसमें कारोबारी डिसीजन के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि पब्लिक को किस तरह से सुकून दिया जा सकता है, आराम दिया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं थर्ड पे, हमारी जो सिस्टम है उसमें क्या करते हैं कि आपको जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। ये सिस्टम क्या करता है, ये आपकी सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करता है। सस्टेनेबिलिटी कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे लेट्स सपोज हमने एक अपना इकोनॉमिक फॉरम बनाया होता है, हम उसको लॉन्ग टर्म में ले जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसके रिजल्ट देख सकते हैं, उसके जो उसकी एम्प्लीफिकेशन की वजह से जो हमें फ्लॉज देखने पड़ेंगे, जो कसूर देखने पड़ेंगे, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, रजिस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर एक और चीज़ कि हम क्या करते हैं, हम एक बैलेंस्ड वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं। हमारी जो फोकस होता है डेमोक्रेटिक प्लानिंग के अंदर वो अपनी बेसिकली हम अपने जो सोशल स्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप करने के ऊपर भी फोकस कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो सोशल और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी हमें देखने का मौका मिलता है जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ को करते हैं। क्योंकि आपके तमाम लोग मेंबर शामिल होते हैं, तो वो कोई छोटे इलाके से भी होगा तो वो अपने मसाइल रखेगा, कोई बड़े इलाके से होगा तो वो भी अपने मसाइल रखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हैं। अब बात करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होता है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कैसे कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो इसमें तमाम छोटे बड़े तबके मौजूद होते हैं, वो अपनी प्लानिंग को रेजिलिएट करने के आदी होते हैं, अपने हिसाब से वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने की कंडीशन करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर ये ओपन प्लान होता है, यानी इसमें ये होता है कि आवाम को मिस इन्फॉर्म नहीं किया जाता, उन्हें बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उनको पता होता है कि जी आपका इस महदूद वसाइल के अंदर हम ये प्लानिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, इससे आपका बेनिफिट ये होता है अकाउंटेबिलिटी से कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको आवाम की राय मिल जाती है कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग उनके किस हद तक काम आ रही है या वो कितना उसमें परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, इसको यहाँ देखा जाता है और इकोनॉमिक प्लानिंग में हम इससे बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं, क्योंकि इससे डिबेट करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो इकोनॉमिक विजन होता है वो अचीव करने में आसानी हो जाती है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाता है जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग का होता है, ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है मार्केट फेलियर के ख़तरात को, यानी मार्केट फेलियर की तरफ नहीं जाती। इसमें क्या होता है, इसमें आपके ताजर भी शामिल होते हैं, आपकी कम्युनिटी भी शामिल होती है, आपके प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी शामिल होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो जब अपने रिलेशन के हिसाब से काम कर रहे होते हैं तो उस काम के अंदर वो क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से उस पॉलिसी को गवर्न करते हैं और उन्हें ये पता होता है कि आइंदा दौर में ये प्रॉब्लम्स होने जा रही हैं, तो वो उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अपने मसाइल को वहाँ पेश करते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो उनकी मार्केट होती है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी मुरतब हो जाती है, यानी कंजप्शन और प्रोडक्शन के दरमियान में कोई ऐसा गैप नहीं रह जाता
اور وہ ایک اسٹیبل وے میں چلے جاتے ہیں. دوسری بات اگر دیکھی جائے اس کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ پبلک ویلفیئر کے اوپر بہت کام ہوتا ہے, پبلک ہیلتھ پبلک ویلفیئر کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے اس کے اندر, کیونکہ پبلک انوالو ہوتی ہے اور پبلک یہ چیز بتا دے چکی ہوتی ہے, پبلک کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے یا جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں انہیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہماری پبلک کو یہ چیز ڈیمانڈ ہے, اس چیز کی ڈیمانڈ ہے, یہ ڈیمانڈ فلفل کرنی پڑے گی. دیکھیے اسٹوڈنٹس, جب ہم بات کرتے ہیں بینیفٹس آف ڈیموکریٹک پلاننگ کی, تو ڈیموکریٹک پلاننگ بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتی ہے ان کنٹریز کے اندر جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہوتے ہیں. یعنی انڈر ڈیولپڈ نیشن کہنا چاہیے کہ جو غیر ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کام کرتی ہے. ڈیموکریٹک پلاننگ کا بیسکلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا طبقے کا آدمی بھی آپ کا اپنے پلان میں حصہ ڈال سکتا ہے اور وہ اس پلان کو گورن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر بات کر لیتے ہیں, پھر اگر بات کرتے ہیں ہم اس بارے میں کہ جو ہے ہمارا پلاننگ ویژن جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ڈیولپ نیشن ہوتی ہیں وہ تو ڈائریکٹو پلاننگ کو اچیو کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ریسورسز کم یا زیادہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو انڈر ڈیولپ نیشن ہوتی ہے وہاں ویدرنگ کنڈیشن ہے, ڈفرینٹ قسم کے اور فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو ریسورس الوکیشن ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتے, جس وجہ سے وہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ فلکچویٹ رہتا ہے اور ریزیلنٹ رہتا ہے.